अगर हम उठाकर देखें भारत की परंपरा को, भारत की संस्कृति को, अगर हम दोबारा देखें, इसका पुनर्अवलोकन करें, तो हम एक बात उसमें बहुत गहरी पाएंगे कि जब जब हमारे यहाँ धर्मतंत्र और राज्यतंत्र एक दूसरे को पूरक के रूप में काम करते हुए जब तक नजर आए, यानी दोनों की साँठगांठ, राजतंत्र और धर्मतंत्र, जब जब ये एक दूसरे को पूरक नजर आए, तब तक ये समाज, हमारे देश का, हमारी संस्कृति और राष्ट्र बहुत ऊंचाइयों पर चढ़ते चले गए। जरा आप सोचिए कि यदि चंद्रगुप्त को चाणक्य नहीं मिलता तो क्या होता। एक छोटा सा राज्य था पाटलिपुत्र, और घनानंद उसके राजा थे, और इतना छोटा सा राज्य था कि उसकी कोई सीमा भी नहीं थी, मात्र पाटलिपुत्र के आसपास, नक्शे में कोई सीमा नज़र नहीं आती थी, इतना छोटा सा राज्य था। लेकिन चाणक्य ने चंद्रगुप्त को इतने बड़े राज्य का अधिकारी बनाया, और इस देश की सीमाएं इस कदर फैली कि एक तरफ सीमा बलूचिस्तान को छूने लगी और दूसरी तरफ थाईलैंड तक इस देश की सीमाएं जाने लगी। एक चाणक्य ने एक छोटे से गांव के बच्चे, बहुत छोटा बालक था ये, जब मिला चाणक्य को, चंद्रगुप्त को पूरे विश्व का राजा बना दिया, क्योंकि धर्मतंत्र और राज्यतंत्र एक साथ थे। धर्मतंत्र राज्यतंत्र के पीछे खड़ा था। चाणक्य, जिनका जीवन आदर्शों की एक प्रतिमूर्ति था, अगर आप चाणक्य को वास्तव में अगर पढ़े तो अनमोल खजाने इनके नीतियों में निकलते हैं। एक बार का वर्णन है इनके जीवन का, क्योंकि जब ये बहुत नाम फैलने लगा चंद्रगुप्त का, और सीमाओं के सीमाएं भारत में मिलने लगी, बलूचिस्तान, थाईलैंड, चारों तरफ, तो उसकी सूचना पूरे विश्व को मिली कि भारत में एक ऐसा प्रधानमंत्री है जिसका नाम है चाणक्य। तो लोग दूर दूर से चाणक्य के पास मिलने आने लगे, मुलाकात करने लगे। तो एक बार क्या हुआ कि ग्रीस का राजा था सेल्यूकस, तो उसका एक प्रतिनिधि मंडल भारत में चाणक्य से मिलने को आया। तो उस समय जब मिलने को आया, संध्या का समय था और चाणक्य कुछ अपना काम कर रहे थे। रात्रि घिर आई और दीपक चाणक्य के कमरे में जल रहा था। सेल्यूकस के प्रधान ने कहा कि आपसे कुछ बात करनी है हमें। चाणक्य ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, किस संबंध में बात करनी है? तो सेल्यूकस के प्रधान ने कहा कि एक व्यक्तिगत कार्य के संबंध में बात करनी, मेरे पर्सनल, और दूसरी बात करनी है शासकीय व्यवस्था के संबंध में, शासन के बारे में। तो चाणक्य ने कहा कि ऐसा करो कि पहले तुम जो शासकीय बात करनी है, जिसकी तरफ से तुम आए हो प्रतिनिधि बनकर ग्रीस से, उसकी बात पहले कर लो, बातचीत पहले कर लो। जब शासकीय बात पूरी हो गई उस प्रतिनिधि के साथ, उस प्रधान के साथ, तो चाणक्य ने जो दीपक जल रहा था उसे बुझा दिया। प्रतिनिधि मंडल के प्रधान ने चाणक्य से पूछा कि आपने जलता हुआ दीपक क्यों बुझा दिया, क्योंकि अभी तो मुझे व्यक्तिगत प्रश्न भी आपसे करना है।
तो चाणक्य कहते हैं बड़ी सुंदर बात कि अभी तक जो दीपक जल रहा था मेरे कमरे में वो सरकारी खजाने के तेल से जल रहा था, क्योंकि शासकीय प्रश्न था। अब तुम क्योंकि मुझसे व्यक्तिगत प्रश्न कर रहे हो, तो ये मैंने अपना दिया जलाया है जो मेरे खर्च से जलता है, क्योंकि मैं अपने व्यक्तिगत कार्यों के लिए समाज के धन का उपयोग नहीं करता। ऐसे आदर्शों की प्रतिमूर्ति थे चाणक्य। आप सोच सकते हैं कि कितना ऊंचा इनका आदर्श है। इतनी सी बात में भी बेईमानी नहीं है। और आज हम देखते हैं जो हालत, उसे क्या कहना। एक बार की घटना है कि एक दिन राजा चंद्रगुप्त, ये एक्चुअल में प्रधानमंत्री थे लेकिन रहते थे कुटिया में, राजमहल में कभी नहीं रहे, जंगल में कुटिया में रहते थे। साधारण था, घास का छप्पर था और उसमें रहते थे। एक बार चंद्रगुप्त इनकी कुटिया में अंदर आए तो देखा कि गुरुजी सोए हैं। वे तो सोए हैं, लेकिन वे जो कंबल ओढ़ के सोए हैं वो कंबल फटा हुआ है। और ये उस युग की बात है दोस्तों, जिस युग में ये देश भारत सोने और चांदी यहाँ पर खाने थी। इसे सोने की चिड़िया कहा जाता था। गुरुदेव एक फटे हुए कंबल को ओढ़े हुए हैं। चंद्रगुप्त की आंखों में आंसू आ गए कि जिस व्यक्ति ने मुझे इतने बड़ा राज्य का अधिकारी बनाया, ये खुद एक कुटिया में रहकर फटे हुए कंबल में सोया पड़ा है। जगाने से पहले, इसके पहले कि वो चाणक्य को जगाए, क्या देखता है कि उस कुटिया में एक नए कंबलों का एक ढेर कोने में पड़ा है और बहुत नए नए कंबल भी है उसमें। चंद्रगुप्त इंतजार करते हुए बाहर बैठ गए। गुरुदेव जब जागेंगे तब मैं उनसे इन संबंध में बात करूंगा। चाणक्य जैसे ही जागकर बाहर आए, चंद्रगुप्त चरणों में गिरकर बहुत रोया कि मुझे तो राजा बना दिया है आपने, मुझे तो महलों में रखा है और स्वयं निर्धन बनकर यहाँ कुटिया में लेटे हुए हैं। आपको जितनी सुंदर से सुंदर चीज़ें चाहिए, कंबल चाहिए, जो भी चाहिए, मैं आपके चरणों में रखने के लिए तैयार हूँ। आप बताओ तो सही। फिर एक तरफ कंबलों का, नए कंबलों का ढेर भी तो लगा हुआ है, उनका आप प्रयोग क्यों नहीं करते? चाणक्य मुस्कुराए और कहने लगे, चंद्रगुप्त, तुम राजा हो और मैं प्रधानमंत्री हूँ। हम लोग आदर्श स्थापित कर रहे हैं समाज के सामने। अगर हम थोड़ी सी भी गलती करेंगे, हमारी जरा सी गलती करेंगे, तो सारे समाज पर बुरा प्रभाव पड़ेगा और सारा समाज हमको फॉलो करेगा। चंद्रगुप्त कहने लगे, महाराज कौन सी गलती? उन्होंने बताया कि जो कोने में कंबल रखे हैं ना, हमारे गुरुकुल के जो विद्यार्थी पढ़ते हैं उनके लिए दान में किसी सेठ ने भेजे हैं। उनको ओढ़ने का और पहनने का अधिकार केवल उन विद्यार्थियों को है। और जो कंबल मेरे पास है, जिसको मैं ओढ़ता हूँ, वो कंबल मैंने अपने खेती में जो परिश्रम करता हूँ मैं, ये तनख्वाह भी नहीं लेते थे, मज़े की बात है, राज्य से। ये अपनी स्वयं की खेती करते थे और उससे जो धन पैदा होता था उससे ही अपना गुजारा करते थे। चाणक्य, वो कंबल जो मैंने खरीदा है, और इस साल चूंकि मैं बहुत व्यस्त रहा तुम्हारे साथ कामकाज में, खेती को आगे बढ़ा नहीं पाया कि मैं अच्छा कंबल ले लेता। आर्थिक उपज होती तो अपनी कमाई का कंबल में अवश्य खरीदता। इसलिए चंद्रगुप्त, अब थोड़ी मेरी फसल इस साल उगने वाली है, जब उसे बेचूंगा उससे थोड़ा धन इकट्ठा होगा, उससे फिर अगले वर्ष के लिए मैं कंबल इसे ले लूँगा, और इस साल के लिए फटा हुआ कंबल मेरे लिए ठीक है। देखिए कितनी बड़ी हमारे देश में
गुरुओं के आदर्श की एक परिपाटी रही है। सिर्फ कहा ही नहीं है, उसे जीवन में उतारा भी है, उसे जीवन में ढाला भी है, एक आदर्श स्थापित किया है। एक बार का जिक्र है, अब उस समय पुरानी बात है, चंद्रगुप्त के पहले की, कि राजा घनानंद है। एक बार घनानंद ने चाणक्य को अपने दरबार में बुलाया और दरबार में बुलाकर चाणक्य को बहुत अपमानित किया। तो चाणक्य अपनी चोटी रखते थे बहुत बड़ी लंबी, तो अपमानित होने के बाद चाणक्य ने अपनी वो शिखा खोली, चोटी खोली और भरे दरबार में कहा, ये चोटी अब तब बनेगी, ये चोटी मैं तब बांधूंगा जब घनानंद को इस राज्य के पद से मैं हटा दूंगा। इतना कहना था, सुनना था कि सारे दरबारी चाणक्य की इस बात पर हंसने लगे कि ये इतना गरीब ब्राह्मण, और दिखने में कुरूप भी था, दांत आगे निकले थे इसके, इतना कुरूप दिखने में, इतना गरीब ब्राह्मण। तो दरबारियों ने मजाक उड़ाई कि राजा को कैसे गिरा देगा, इतने बड़े घनानंद को, देश के सम्राट को। जब दरबारियों ने चाणक्य से ये बात पूछी तो चाणक्य जवाब देते हैं, क्या कहते हैं कि जब आंधी चलती है तो बड़े से बड़े पेड़ उखड़कर गिर जाते हैं, और घनानंद के लिए उस आंधी का नाम अब चाणक्य है, और वो आंधी आज की तारीख से शुरू हो चुकी है। देखिए कितना बड़ा संकल्प लिया एक गरीब ब्राह्मण ने, जिसके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन संकल्प कैसा काम करता है तुम्हारे जीवन में देखिए। दरबार से निकला ये आदमी गांव-गांव घूमने लगा किसी की तलाश में। एक गांव में उन्होंने एक बालक देखा, बच्चा, जिसका नाम था चंद्रगुप्त, और वो बच्चों के साथ एक छोटा सा खेल खेल रहा था, छोटा बच्चा गांव में। चंद्रगुप्त को चाणक्य ने बहुत दूर से ध्यान से देखा, उसका निरीक्षण किया, और उन्होंने देखा कि उस बच्चों के साथ चंद्रगुप्त, छोटा बच्चा, स्वयं तो राजा बना हुआ है, और जो बच्चे हैं उसके साथ वे उनकी प्रजा है। उसमें से किसी को उस बच्चे ने मंत्री बनाया, किसी को सेनापति बनाया हुआ है, किसी को सिपाही बनाया हुआ है, किसी को सैनिक बनाया हुआ है। तो चाणक्य को निरीक्षण करने के बाद लगा कि इस बच्चे में बहुत कुशलता है और ये बहुत अच्छे से राज्य को चला सकता है, और अब मैं इसकी परीक्षा लेता हूँ। तब वे उस बालक के पास गए और जाकर छोटे से बालक को प्रणाम किया। तो चंद्रगुप्त ने भी उनके प्रणाम का उस बालक ने उत्तर दिया। चंद्रगुप्त ने पूछा कि आप कौन हैं? तो चाणक्य ने कहा कि मैं ब्राह्मण पुत्र हूँ, ब्राह्मण पुत्र चाणक्य हूँ। तो चंद्रगुप्त ने, छोटे से बालक ने, तुरंत बगल में एक गाय घूम रही थी, वो गाय चाणक्य को दान में दे दी। चाणक्य ने कहा, मुझे गाय क्यों दे रहे? तो चंद्रगुप्त बच्चा कहता है कि राजा के दरबार में, अभी राजा बना नहीं है बच्चा ये, कि राजा के दरबार में अगर कोई ब्राह्मण आता है तो वो खाली हाथ कैसे जाएगा? वो खाली हाथ नहीं जाता। इस बात को जब चाणक्य ने सुना तो मन ही मन बहुत खुश हुआ और कहने लगा कि ये बालक है जो राजा बनने के योग्य है। और यहाँ से उन्होंने उस बालक को शिक्षा देनी प्रारंभ की और उसकी श्रद्धा को कसौटी पर कसना शुरू किया। देखिए, गुरु के पास जब शिष्य आता है तो गुरु बहुत बार उसकी श्रद्धा की कसौटी को कसता है, देखता है। और एक बार की घटना है, अभी जब गुरु शिष्य जब घूमने लगे, तैयारी करने लगे, चंद्रगुप्त को सिंहासन पे बैठाना है, तो बहुत दुश्मन भी खड़े हो गए। इनके आसपास के राजा बड़े दुश्मन बन गए। तो एक बार की घटना है कि किसी हमले में चाणक्य और चंद्रगुप्त बहुत बुरी तरह से दोनों हारे, और वो अपनी जान बचाने वहाँ से भागते भागते जंगल में आकर
एक नदी के किनारे चाणक्य आंख बंद करके अपने ध्यान में डूब गया और चंद्रगुप्त से कहा कि तुम इस बहती हुई नदी में डूब जाओ और अपने को अंदर कर लो, क्योंकि दुश्मन आते ही होंगे। इतने में एक सेनापति दुश्मनों का ढूंढते ढूंढते वहाँ पहुँचा। पूछा चाणक्य से कि चंद्रगुप्त किधर हैं। चाणक्य ने नदी की तरफ इशारा करके कहा कि वो उसमें डूबा हुआ है। इतना सुनते ही सेनापति ने अपना बख्तरबंद खोला और चंद्रगुप्त को मारने के लिए जैसे ही नदी में उतरा, वैसे ही चंद्रगुप्त ने अपनी तलवार निकाली और उस सेनापति का धड़ अलग से कर दिया। जब चंद्रगुप्त नदी से बाहर आया, अब श्रद्धा की कसौटी पे कसरा देख लिए गुरु। जब बाहर आया चंद्रगुप्त, तो चाणक्य ने चंद्रगुप्त से पूछा, यह बताओ कि जब मैंने तुम्हारा पता उस दुश्मन सेनापति को बताया तो तुम्हारे मन में मेरे प्रति क्या विचार आया? मेरे प्रति तुम्हारे मन में किस प्रकार का भाव आया? क्योंकि तुम्हारा पता मैंने बताया था। तो चंद्रगुप्त मुस्कुराते हुए कहते हैं कि मेरे मन में ये भाव आया, तो मेरे गुरु जब कुछ बता रहे हैं तो सही बता रहे होंगे, गलत तो वो कर नहीं सकते। जब ये जो उत्तर सुना, श्रद्धा की कसौटी पे कसा हुआ जब उत्तर आया, ये उत्तर जब सुना, तो चित्त की स्थिति शिष्य की पता चली गुरु को, और कहा कि बेटा, अब तो मैं तुझे विश्व विजेता बनाकर दिखाई दूंगा। मेरी जो परीक्षाएं थी वे तूने पूरी कर ली। जरा सोचिए कि अगर चंद्रगुप्त के पीछे चाणक्य नहीं होता तो ये छोटा सा राज्य घनानंद का जो सिर्फ पटना के आसपास सिमटा हुआ था, ये कैसे राज्य फैलता। क्योंकि सिकंदर भी आया था लड़ने के लिए, और सिकंदर जब जैसा राजा आता है तो वो सिर्फ पाटलिपुत्र लेने के लिए नहीं आता। राज्य की सीमाएं बहुत थी, बहुत फैला हुआ था यह देश। इसी प्रकार अगर हम देखें महाराष्ट्र के शिवाजी के चरित्र को, तो वहाँ पर भी गुरु रामदास का हाथ आता है उनके पीछे। अगर रामदास नहीं होता उनके जीवन में गुरु, तो छत्रपति शिवाजी कभी छत्रपति शिवाजी नहीं बनते हैं। एक बार का जिक्र है उनके जीवन का। इसी प्रकार अगर राम के साथ गुरु वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि भारद्वाज, महर्षि अगस्त्य जैसे महापुरुष नहीं होते राम के साथ, तो रावण को हरा पाना शायद राम के लिए असंभव सा होता। इतने महानतम गुरुओं का साथ राम को मिला। भारत की सदा से ये परंपरा रही है दोस्तों कि जब जब राजतंत्र भटकता दिखता है, जब जब भी ऐसा लगा कि राजतंत्र अपनी गरिमा को भूले बैठा है, उस समय धर्मतंत्र ने आकर राजतंत्र को सही रास्ता दिखाया, उसका अनुपम कार्य किया। गुरु कैसे अपने शिष्य को सही रास्ते पर लाने का कार्य करता है, शिवाजी महाराज की इस घटना से हमको जानने को मिलेगा। क्योंकि गुरु पूर्णिमा का ये पर्व है, इस पे हम आए हैं, तो यहाँ गुरुओं की महिमा को बताया जा रहा है कि गुरु का क्या स्थान है हमारे जीवन में। एक बार की बात है कि जब शिवाजी एक बहुत बड़ा फोर्ट, किला बना रहे थे, सैकड़ों मजदूर वहाँ काम कर रहे थे। लोग, कोई मिस्त्री है, कोई राजमिस्त्री है, कोई बढ़ई है, कोई मट्टी ढोने वाला है, सब काम कर रहे थे। तो जरा उसके मन में शिवा के अहंकार आ गया कि देखो मैं हूँ तो इतने लोगों को मैंने रोज़गार दे के रखा है, मैंने काम शुरू किया तो लोग इतना कमा रहे हैं, उनका पेट भर रहे हैं, उनके घर में चूल्हे जल रहे हैं। अगर मैं न होता तो ये बेचारे पता नहीं क्या करते। अभी सिर्फ मन में ही अहंकार का भाव आया था शिवाजी के, और रामदास तुरंत उनके पास पहुँचे, और बातों में रामदास कहते हैं शिवा से, अरे शिवा,
ये जो चट्टान सामने दिखाई पड़ रही बड़ी, इसको जरा तुड़वा। चट्टान तुड़वाई तो देखा क्या कि चट्टान के बगल में जो पेड़ है उसकी जड़ें उस चट्टान के भीतर आ गई थी, और जब जड़ें आ गई तो वहाँ कुछ अंदर पत्ते भी उगाए, और पत्तों से झरने वाले पानी ने अंदर चट्टान में एक छोटा सा हिस्सा बना लिया। एक छोटा कटोरा भर के पानी तुड़वाने के बाद अंदर एक छोटा सा कटोरा भर के पानी का एक कुंड मिला, और वहाँ इकट्ठा हो गया था पानी, और उसमें एक मेंढक पल रहा था चट्टान के भीतर। समर्थ गुरु रामदास ने शिवा से कहा, अरे शिवा तो कितना महान है रे, कि चट्टान के अंदर रहने वाले मेंढक की भी तू कितनी देखभाल करता है। ये सुनते ही शिवाजी को अपने अहंकार का एहसास हो गया। शिवाजी को जो भान हुआ कि जब ईश्वर चट्टान के अंदर रहने वाले मेंढक की भी देखभाल करता है, तो मेरे पास जो लोग कार्य कर रहे हैं उनकी देखभाल करने वाला मैं कौन होता हूँ। जैसे ही शिवाजी में अहंकार का खोट आया तो समर्थ गुरु रामदास उनके पास पहुंच गए। ऐसे ही घटना राजा भर्तरी के जीवन में भी आती है। इनके गुरु थे गुरु गोरखनाथ। भर्तरी का विवाह हुआ, मन में कामनाएं आई, और राजधर्म को भूलकर राजा भर्तरी पत्नी के प्रेम में आसक्त हो गया। राजधर्म भूल गया भर्तरी। तो दरबार के जो मंत्री थे बड़े चिंतित हो गए कि अगर भर्तरी कमजोर पड़ गया तो आसपास के शत्रु सक्रिय हो जाएंगे। जब महीनों तक ये चलता रहा तो आखिर मंत्री लोग गुरु के पास पहुंचे, गोरखनाथ के पास। अगर आप भर्तरी को दिशा देंगे तो उनकी दशा बदलेगी। सारी स्थिति को सुना गोरखनाथ ने, और गुरु ने भर्तरी को अपने आश्रम पर बुलाया, और एक बार सवेरे सवेरे जंगल भ्रमण के लिए ले गए। अब देखिए गुरु सिखाता कैसे है चीज़ों को। जंगल में भ्रमण को ले गए। गुरु सिखाता नहीं, गुरु दिखाता भी है चीज़ों को, प्रत्यक्ष दर्शन करवाता है। और अचानक एक पेड़ के पास वे रुक गए, जिसे अभी कुछ वर्ष पहले ही एक पेड़ लगाया गया था। थोड़ा तना उसका मोटा हो गया था, लेकिन उस तने के बीचों बीच में एक छेद, एक गोल आर पार निकला हुआ था पेड़ में। एक होल हो गया था पेड़ में आर पार। गुरु ने राजा भर्तरी से पूछा कि क्या तुम जानते हो कि इस वृक्ष में ये छेद कैसे हो गया? भर्तरी ने कहा मुझे पता नहीं। गुरु ने कहा यह छेद इसलिए हो गया कि एक भंवरा इसके बीच में से छेद करता हुआ निकल गया। क्योंकि एक भंवरे के पंखों में, ध्यान रखना, होते पंख बहुत नाजुक हैं, लेकिन इस भंवरे के पंखों में इतनी ताकत होती है कि वृक्ष के तनों में भंवरा छेद कर देता है। उसके बाद घूमते घूमते थोड़ा ये गुरु शिष्य आगे गए। सामने एक तालाब पड़ा जिसमें कमल का एक बहुत सुंदर सा फूल खिला था। संध्या का समय था और कमल का वह पौधा सिकुड़कर बंद हो गया था। भर्तरी के गुरु ने उससे कहा, गोरखनाथ ने, कि जरा इस कमल के पखड़ियों को खोलो जो बंद हो गई है, और देखो इसमें क्या है। जब भर्तरी ने उस पखड़ियों को खोला तो देखा कि एक भंवरा उस पखड़ियों में मरा हुआ पड़ा है। गुरु ने पूछा तुम्हें पता ये कैसे मरा? बोले नहीं। तो गोरख समझाते हैं कि भंवरा फूल के पराग पर इतना मोहित हो गया कि संध्या आ रही है, ये फूल बंद हो जाएगा, वो उड़ना भूल गया, आसक्त हो गया फूल के पराग पर।
उस भूल जाने के कारण वो अंदर बंद होकर मर गया। वो भंवरा जिसमें इतनी ताकत होती है कि एक वृक्ष के तने को छेद कर देता है पंखों से, वही भंवरा जब राग और आसक्ति में पड़ जाता है, कामनाओं में पड़ जाता है, तो कमल की नाजुक पत्तियां भी उसे मार डालती है। इसी प्रकार से राजन, जब तक तुम्हारा पुरुषार्थ जिंदा है तब तक शत्रु अपनी अपनी सीमाओं में रहेंगे, और अगर तुम राग और काम के मोह में वशीभूत होकर पड़ जाओगे तो कमल की छोटी छोटी पत्तियों की तरह भी छोटी छोटी चीज़ें तुम्हारी हत्या कर डालेगी। राजा भर्तरी को इसका पूरा ज्ञान हृदय में कौंध गया। सदियों से हमारे भीतर, हमारे देश में ये परंपरा रही कि राज्य तंत्र के पीछे धर्मतंत्र खड़ा रहा और ये देश दुनिया के कल्याण के मार्ग को प्रशस्त करता रहा। ये देश की गुरुओं की जो परंपरा है, ये हमारे देश में, इसमें अभी तक भारत का ही एकाधिकार रहा है। ये परंपरा और कहीं भी नहीं रही। पहली बात तो सदगुरु के शब्द को आप अंग्रेजी में कहीं भी ट्रांसलेट नहीं कर सकते। कुछ शब्द है भारत के जिसका अनुवाद किया ही नहीं जा सकता। अगर हम सदगुरु का अनुवाद करते हैं तो क्या बनता है? इंग्लिश में टीचर बनेगा, मास्टर बनेगा। लेकिन मास्टर में और टीचर में सदगुरु का भाव नहीं आता। हम जब सदगुरु कहते हैं तो एक भाव बनता है, एक ऊंचाई बनती है, एक अपनापन लगता है। मास्टर कहते ही, टीचर कहते ही बात अलग बन जाती है। तो हमारे देश की ये परंपरा, इसको हम प्रणाम करते हैं। ये सनातन प्रवाह है इस देश में गुरु और शिष्य का। हर गुरु अपनी ज्योति को आगे हस्तांतरित करता चला जाता है। आइए गुरु पूर्णिमा के इस पावन पर्व पर सभी समस्त गुरुओं को, जो अतीत में हुए, जो वर्तमान में है और जो आगे भी होते रहेंगे, उनको नतमस्तक होकर प्रणाम करके हम आज इस संध्या दर्शन में प्रवेश करते हैं। पहले होगा गीत संध्या दर्शन का। इसमें हम झूमेंगे, नाचेंगे, उत्सव मनाएंगे जीवन का। और उसके बाद 3 बार इसमें ध्वनि होगी ओशो की। ओशो ओशो, सब मित्रों को हाथ ऊपर करके ओशो की ध्वनि को करना है। वो आवाज़ आपकी नाभि केंद्र से आनी चाहिए, सिर्फ यहाँ से नहीं। ओशो की आवाज़ नाभि केंद्र से आवाज़ होगी ओशो की 3 बार होगा ये। उसके बाद आखिर में 3 बार फिर ध्वनि होगी इकट्ठी। आपको तीनों बार ध्वनि करनी है। और उसके बाद मैं आपसे कहूँगा कि अब आप शांत बैठ जाए, तो आपको शांत बैठ जाना है। फिर शरीर को हिलाना डुलाना बिल्कुल नहीं। शरीर को ऐसे रखना आपको जैसे कि शरीर आपका पत्थर की मूर्ति हो गया, नो मोमेंट। उस स्थिति में हल्का हल्का संगीत बजेगा, संगीत को सुनते जाना है, लेकिन शरीर को हिलाना नहीं है। संगीत को आत्मसात करते जाना है। और भीतर जो आपके तत्व बैठा है, इस शरीर के भीतर जो ठहरा हुआ एक तत्व है, उसमें डूबते चले जाना है। उसकी उपस्थिति को और ज़्यादा सजग बना करके और ज़्यादा उसको जगाना है, उस उपस्थिति को जो आपका स्वयं का होना है। उसके बाद 3 बार ढोल बजेगा। उसका अर्थ हुआ कि संगीत में ये संध्या दर्शन समाप्त हुआ। 3 बार ढोल बजाने का भी बड़ा अर्थ है इसमें, जहाँ तक मैंने समझा वो ये है कि क्यों बजाया 3 बार ढोल। वो इसलिए बजाया इस प्रयोग में ओशो ने कि हमारे जीने की आदत जो है ना, वो सदा ही कहीं और है। हमारा शरीर तो बैठा रहता है, हम पता नहीं कहाँ कहाँ दुकानदारी कर रहे होते हैं, किसी दुश्मनों से बातचीत कर रहे होते हैं, दोस्तों से बातचीत कर रहे होते हैं। बहुत ही कुछ पलों के लिए हम वर्तमान में होते हैं। तो ओशो कहते हैं कि हो सकता है आप यहाँ बैठे हो, शरीर आपका बैठा हो, लेकिन आप कहीं और चले गए हो।
तो 3 बार ढोल बजाया गया आपको बुलाने के लिए कि आप कहीं भी गए तो यहाँ आ जाओ, इसलिए बजाया गया जोरों से। उसके बाद हम सदगुरु की इस गुरुवाणी को सुनेंगे। देखिए, सुनना भी एक ध्यान हो सकता है, और वास्तव में सुनना ही ध्यान है। अगर तुम सुन सको फिर तो तुमको कुछ करने की जरूरत नहीं है। राइट लिसनिंग कृष्णमूर्ति कहते हैं। इसलिए हमारे देश में देखिए, उपनिषद के युगों में किसी प्रकार की कोई ध्यान की विधियां नहीं थी। बहुत मामूली एक आध दो विधि का कहीं वर्णन मिलता है, कोई विधियां नहीं थी। शिष्य गुरु के चरणों में सिर्फ बैठते थे, 100% उनको गुरु को उपलब्ध होते थे, अवेलेबल होते थे। गुरु बोलता था, शिष्य उसको आत्मसात करता था। इसलिए बड़े मजे की बात है कि हमारे धर्म ग्रंथों को गुरु की मौजूदगी में कभी लिखा नहीं गया। बुद्ध के 500 साल के बाद ये ग्रंथ लिखे गए, बुद्ध के भी, क्योंकि जब तक लोग मिलते गए तो हृदय से हृदय का संवाद होता चला गया। लेकिन जब लोग ऐसे लोग समाप्त होने लगे, तब फिर शब्दों में इस ज्ञान को उतारा गया। तो असली सवाल है राइट लिसनिंग। अगर आप श्रवण की कला में माहिर हो जाते हैं तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि समझ ही मुक्ति है, कृष्णमूर्ति कहते हैं। राइट लिसनिंग, अगर आप बिल्कुल होशपूर्ण अपने को हटा करके एक खाली होकर एक घाटी की तरह सुन रहे हो आप,